अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो मैंने लिया है नूरदीन ज़ैटली की बुक से, क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। और ये नूरदीन ज़ैटली का सेकंड एडिशन है। बेटा हम देखेंगे इस कोर्स में, हमने देखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या और क्वांटम मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स, द मैकेनिक्स विच डील्स विद द waves associated with masses in motion is known as quantum mechanics, or the mechanics which deals de Broglie waves। ऐसी मैकेनिक्स जो ऐसी मैसेज को स्टडी करे जो मोशन में हो। ठीक है, मतलब मैसेज मूव कर रहे हैं और उनके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी मैकेनिक्स है जो डी ब्रोगली वेव्स को स्टडी करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डी ब्रोगली वेव्स क्या है। अब देखिए, डी ब्रोगली साइंटिस्ट था, इसने हाइपोथेसिस दिया था जिसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इसने कहा कि अगर लाइट डुअल नेचर रखती है तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो भी वेव नेचर रख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं वो भी वेव नेचर रख सकते हैं। तो लेकिन इसने साथ क्लियर किया कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस बहुत कम हो और जिनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कंपेरेबल हो, वो मैसेज जो है वो बिहेव करेंगे लाइक अ वेव। तो इसलिए कहा गया है कि मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक ऐसी मैकेनिक्स है जो डील्स करती है विद वेव्स एसोसिएटेड विद द मैसेज, एसोसिएटेड विद द मैसेज। कौन सी मैसेज? जिनकी मूव कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और उनकी स्पीड जो है, मतलब मैसेज मूव कर रहे हैं, उनके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो द मैकेनिक्स विच डील विद द वेव्स एसोसिएटेड विद मैसेज इन मोशन इज नाउन एज क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा उसने कहा है कि डी ब्रोगली वेव्स की जो स्टडी होगी वो भी क्या कहलाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, मतलब पार्टिकल्स, पहली बात पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे होंगे, लेकिन ये वो पार्टिकल्स होंगे जिनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कंपेरेबल होगी। और जिस वक्त पार्टिकल्स की स्पीड लाइट की स्पीड से कंपेरेबल होगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो वेव जो है वेव के तौर पे बिहेव करेंगे और फिर इनकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स। और बेटा फर्स्ट टाइम क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट जो था वो हेज़नबर्ग और श्रोडिंगर ने दिया था। अब देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द स्केल ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को देखते हैं या बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लेकिन किसके लिए, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मैटर और एनर्जी का जो बिहेवियर होगा उसकी जो स्टडी है वो कहाँ, किस में आ जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाएगी। इट एक्सप्लेन्स इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इट अप्लाइज इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन। आपने याद रखना है, इसको हम पूरी यूनिवर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन पे काम करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रो पे काम करती है। मतलब मैक्रो में सारी लार्ज बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे आपने रॉकेट वगैरह पढ़ा हुआ है। ठीक है, रॉकेट, क्रिकेट बॉल वगैरह, ठीक है, इनकी जो मोशन है, इसकी जो स्टडी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो बेटा यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है और इसकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी है जिनका मैस जो है वो बहुत कम होता है और जिनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कंपेरेबल होती है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करती है जिनका मैस बहुत लार्ज होता है और जिनकी स्पीड जो है बहुत कम होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स को भी ये स्टडी करती है और गैलेक्सीज़ को भी स्टडी करती है। तो देखिए बेटा, इसमें पूरी यूनिवर्स आ गई, इसमें जो है वो सब एटॉमिक, मतलब
सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, इसमें ह्यूमन बींग्स आ गए और गैलेक्सीज आ गए, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स, अब सवाल ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिव्यू देख लेते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स का। क्लासिकल फ़िज़िक्स आपको पता है न्यूटन की जो फ़िज़िक्स थी, या न्यूटोनियन फ़िज़िक्स जो है उसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो है वो न्यूटन्स के लॉ लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब क्लासिकल फ़िज़िक्स थी तो फिर क्वांटम फ़िज़िक्स की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। बेटा देखिए 19th सेंचुरी तक समझा जाता था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स है। अब मज़ीद किसी फ़िज़िक्स की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स की हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी है, ठीक है। अब मज़ीद फ़िज़िक्स की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब ये कुछ गलत भी नहीं था, ठीक है, ये कुछ गलत भी नहीं था, बिल्कुल सही कहा जा रहा था कि फ़िज़िक्स जो है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स भी है, फ़िज़िक्स ही है। देखिए मतलब क्यों ऐसा कहा गया, देखिए ज़रा। द क्लासिकल मैकेनिक्स वर यूज टू एक्सप्लेन डायनेमिक्स ऑफ मटेरियल बॉडीज़। आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो बॉडी की मोशन को स्टडी करती है और इसके कॉजेज़ को भी स्टडी करती है। जो क्लासिकल मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी जो थी, इसने जो है वो रेडिएशन की स्टडी को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स आपको पता है कि इसने मैटर और रेडिएशन के इंटरेक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडाइनमिक्स जो थी, इसमें कामयाबी की वजह से लोगों ने ये तसव्वुर करना शुरू कर दिया कि नेचर जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो चुकी है, अब मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ही बाकी नहीं है। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो दो अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई, जिससे पता चला कि नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स ही फ़िज़िक्स नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो वो कौन से दो मेजर फोर्स थे, फर्स्ट वन था रिलेटिविस्टिक डोमेन और सेकंड था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब देखिए आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, आइंस्टाइन ने 1909 में अपनी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो पेश की, और लेकिन इसकी जो थ्योरी जो थी वो वैलिड थी सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए। लेकिन जब बात आती थी ऐसे पार्टिकल्स की जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वहाँ आकर ये मैकेनिक्स जो थी वो फेल हो गई, या थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। मतलब ये थ्योरी जो थी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकती थी जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम थी, लेकिन वहाँ वैलिड नहीं हो पाई जब ऐसे पार्टिकल्स की बात आ जाती थी जिनकी स्पीड जो थी वो लाइट की स्पीड से कंपेरेबल थी। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम था वो था माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जब बात आई माइक्रोस्कोपिक लेवल की, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो वहाँ आकर ये मैकेनिक्स जो थी वो फेल हो गई। अब देखें, अगर फिज़िक्स कंप्लीट हो चुकी है तो फिर ये जो है वो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से कंपेरेबल है, तो फिर इनको कौन स्टडी करेगा अगर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो गई है। तो इसका मतलब था कि अभी फ़िज़िक्स कंप्लीट नहीं हुई, अभी किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। तो ये जो दो मेजर फोर्स थे, इसने जो है वो साइंसदानों को सोचने पर मजबूर किया, और इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया। अब जो रियल ब्रेक थ्रू जो था ना वो 1900 में आया, ठीक है। जो मेजर ब्रेक थ्रू जो था वो 1900 में आया, जब प्लांक्स ने फर्स्ट टाइम क्वांटम एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। प्लांक्स ने 1900 में फर्स्ट टाइम क्वांटम एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। जब आइंस्टाइन 1905 में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उससे मतलब उसने बहुत ज़्यादा मतलब प्लांक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। देखिए ना, वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन विच प्रोवाइडेड अ पावरफुल कंसोलिडेशंस ऑफ प्लांक्स आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन।
तो इसका मतलब है कि क्वांटम एनर्जी कुछ थी। अब क्वांटम एनर्जी क्या थी, इसके लिए हम पहले क्लासिकल मैकेनिक्स का कुछ रिव्यू देख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी बेटा? वेव आपको पता है, मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम वेव बोलते हैं, और वेव इस तरह प्रोपोगेट करती है। ये हमारे पास मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको क्रस्ट बोलते हैं। जो लोअर पार्ट होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। टू क्रस्ट और टू ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जो है वेवलेंथ। मैटर क्या है? मैटर भी आपको पता है, हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम बोलते हैं मैटर। और पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल जो है वो लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हम इसको डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये एक पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है। मैकेनिक्स भी आपको पता है, मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो बॉडी की मोशन को स्टडी करती है और इसके कॉजेज़ को भी बताती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन के जो लॉज थे उस पर बेस करती है। और ये हर तरह की मतलब मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी मोशन को स्टडी करती है। जैसा कि रॉकेट हो गया, क्रिकेट बॉल होगी, डस्ट पार्टिकल्स हो गए। और ये एक्सप्लेन करती है मैटर और एनर्जी को। ये भी मैटर और एनर्जी को एक्सप्लेन करती है। क्वांटम भी मैटर और एनर्जी को एक्सप्लेन करती है और क्लासिकल मैकेनिक्स भी एनर्जी और मैटर को एक्सप्लेन करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्वांटम जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी और मैटर को एक्सप्लेन करती है, लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्सप्लेन करती है। अब क्वांटम क्या है बच्चे? क्वांटम जो है हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है या मैटर है। अब डिस्क्रीट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया? अब देखिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा है और बोहर भी आपने देखा था कि बोहर ने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो एनर्जी ना तो रिलीज़ करता है ना ही अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी वो रिलीज़ और अब्जॉर्ब तब करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है। तो इस तरह अगर जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब होगी वो डिस्क्रीट पैटर्न होगा। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है, अगर वो मुसलसल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो पैटर्न होगा कंटिन्यूस। तो क्वांटम में जो क्वांटम क्या है? क्वांटम जो है वो एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी उस वक्त रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। क्वांटम आल्सो मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एन इंट्रैक्शन। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब इंट्रैक्शन होती है, एनर्जी और मैटर की जो इंट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? क्वांटम है। फॉर एग्जाम्पल द क्वांटम ऑफ चार्ज। चार्ज का अगर क्वांटम देखना चाहें तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा? क्वांटम का चार्ज कहलाएगा। लाइक ये फ्लैश लाइट है, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैश लाइट पर चार्ज कितना है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होगा उतना ही फ्लैश लाइट पर चार्ज होगा। क्वांटम मैकेनिक्स, ये बेटा अभी मैंने बता दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एनर्जी और मैटर के बिहेवियर को स्टडी करती है, ये पूरे यूनिवर्स को स्टडी करती है और ये इसकी डोमेन जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। अब बेटा देख लेते हैं क्वांटम वर्ड, नैनो वर्ड और क्लासिकल वर्ड में क्या डिफरेंस है। बेटा क्लासिकल वर्ड जो है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करती है, नैनो वर्ड जो है नैनो पार्टिकल्स को, और क्वांटम वर्ड जो है एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। क्लासिकल वर्ड में पार्टिकल का साइज़ जो है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, जबकि नैनो में 1 से 100 नैनोमीटर तक होते हैं, जबकि क्वांटम वर्ड में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिनको स्टडी किया जा रहा है। क्लासिकल वर्ड में क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज यूज़ होते हैं, जबकि नैनो वर्ड में क्लासिकल और क्वांटम दोनों के लॉज यूज़ होते हैं और क्वांटम वर्ड में सिर्फ क्वांटम के ही लॉज यूज़ होते हैं। क्लासिकल वर्ड कहती है कि हर यूनिवर्स, क्वांटम कहती है कि यूनिवर्स में कुछ भी फाइनाइट नहीं है और हर चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करती है। अब क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या थी? क्लासिकल वेव थ्योरी आपको पता है लाइट जो है वो वेव्स के मिलने से बनती है और वेव्स जो है वो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है और प्रोपोगेट का हो रही होती है। इसको हम कहते हैं क्लासिकल मैक्सवेल थ्योरी। अब लाइट वेव्स जो है बेटा टू कंपोनेंट्स के मिलने से बनती है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के। इसी वजह से लाइट वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो देखिए बेटा, यहाँ अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और ये डायरेक्शन देखिए ये
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा लाइट वेव की करेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं। वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपको पता है कि मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड होगा। और इसमें अब चूँकि हम लाइट वेव की बात करते हैं तो लाइट वेव जो है वो मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है और साथ साथ प्रोपोगेट हो रही है, तो इसकी जो डिस्टर्बेंस जो है वो डिपेंड करती है पोजीशन पर भी और टाइम पर भी। तो इसलिए एम्पलीट्यूड भी जो है वो पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा वेव की, और उसकी टाइम पर भी डिपेंड करेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, देखिए बेटा ये लो एम्पलीट्यूड है और ये हाई एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ मेन पोजीशन से डिस्टेंस कम है और यहाँ मेन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है बेटा किस पे डिपेंड करती है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। पहले आपने स्क्वायर लेना है, उनके स्क्वायर्स के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, फिर हम उसको ऐड करेंगे तो उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एम्पलीट्यूड एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट्स फ्रिक्वेंसी। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी भी एरिया में से पर यूनिट टाइम में जितने भी वेव्स पास होंगे उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। वेव साइकिल, आपको पता है वेव हमारे पास लाइट वेव की नेचर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और एक वेव जो है वो एक क्रस्ट और ट्रफ के मिलने से बनती है। तो एक क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक वेव साइकिल बना देते हैं। तो देखें ये आपके पास ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो यहाँ एक वेव साइकिल जो है वो पूरा हो गया। वेवलेंथ क्या होती है, टू क्रस्ट और टू ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपोगेट विद सेम वेलोसिटी नेमली वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ क्रॉसिंग अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट में से जितने भी जो है वो क्रस्ट और ट्रफ पास कर होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। रिलेशन क्या है इनके दरमियान, हमें पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, चूँकि v तब हम यूज़ करते हैं जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक की तो हम v को रिप्लेस कर देंगे c के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे कि विजिबल रेडिएशंस होगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस होगी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रेज वगैरह। बेटा इनकी ये रेडिएशंस जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट करती हैं, लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ये देखिए ये हमारे पास गैमा रेज़ हैं, ये एक्स रेज़ हैं, ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स की या क्लासिकल मैकेनिक्स की। The energy is absorbed and emitted continuously by a body and give rise to the spectrum. Any phenomena governed by classical laws should give rise to the continuous spectrum. तो बस बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वेव फंक्शन।